तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑफ पेज में और लोकल एसईओ के बारे में देख लिया था, और अभी हमारा बचा हुआ था ई कॉमर्स का पार्ट। तो आज हम लोग ई कॉमर्स का देखेंगे और थोड़ा समझेंगे अपने वर्डप्रेस पेज पे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ऑफ पेज में हम लोगों ने देखा था कि जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट से अलग, जिस वेबसाइट को हमें रैंक करवाना है उससे अलग हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। अब ई कॉमर्स का, तो देखो ई कॉमर्स का हमारा बेसिकली क्या होता है कि स्टोर होता है जहां पे हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, राइट। हमारा एक प्रोडक्ट होता है या मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं और इनको हम ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कलेक्ट कर रहे होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, ठीक है, बट ये आपका ई कॉमर्स होता है। तो इसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर आपको आपका कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को रैंक करवाना है आपको, तो स्पेशली उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें भी आपका प्रोडक्ट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपके प्रोडक्ट का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी हम लोग देखेंगे। हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट का आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट इंटरलिंकिंग। अब आप देख रहे हो फंडामेंटल्स हमारे सेम ही है। यही सारी चीजें हमने अभी प्रीवियस स्टेप में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। अब उसमें क्या था, नॉर्मल था, सारी चीजें नॉर्मल थी। इसमें हमारा प्रोडक्ट इंटरलिंकिंग है और इसमें हमारा प्रोडक्ट मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है। उसमें हमारा एक नॉर्मल पेज होता था या पोस्ट होती थी, उसका था। उसके बाद फिर लिंक बिल्डिंग अगेन मैंडेटरी है। और डुप्लीकेट एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑन पेज में। टाइटल टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये अगेन मेटा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो इमेजेस आप यूज करोगे साइज में लो होनी चाहिए और क्वालिटी में हाई होनी चाहिए, यानी कि कंप्रेस्ड इमेजेस होनी चाहिए, राइट। और इसमें आपको अल्ट टेक्स्ट आपको यूज करना है इमेजेस में। अब क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए और इजी नेविगेशन। देखो, क्लियर कॉल टू एक्शन मीन्स क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको परचेज का, पे का, इनका ऑप्शन ना जो है ढूंढना ना पड़े उसको। ये चीज फ्रंट पे विजिबल होना चाहिए। लाइक यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन है बाय का या बाय नाउ का, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन है। अब ये पेज स्क्रॉल कर रहा है अप एंड डाउन, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बटन जो है यहाँ पे वो स्टिकी है, वो वहीं पे रहेगी कि एट एनी टाइम उसका माइंड ये बोलता है कि इसको परचेज करना चाहिए, तो उसको बाई का जो बटन है वो ढूंढना ना पड़े। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपके आधे पेज पे विजिट किया, अब उसने मन बनाया कि ठीक है हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, और उसके बाद उसने क्या किया कि थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल किया, उसने कुछ देखा और उसके बाद जो है वो एग्जिट कर गया। तो बेटर देन जहां पे उसकी साइकोलॉजी, जहां पे उसका माइंड चेंज हुआ वहीं से वो एक्शन ले ले, उसको स्क्रॉल करके बॉटम में या टॉप पे अगेन दोबारा से न जाना पड़े, राइट। तो ये होता है आपका क्लियर कॉल टू एक्शन और इजी नेविगेशन। ये आपका आता है यूजर एक्सपीरियंस में, राइट। अब डुप्लीकेट कंटेंट, इसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। देखो वैसे इस एक बार इस चीज को समझ लो। बाकी डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है कि आपका एक प्लगइन होता है रैंक मैथ, और इसका प्रीमियम आप लोगों को मिलेगा। तो रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन है वो इसको ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। डुप्लीकेट कंटेंट हम बोलते किसको है, कहीं से हमने कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया, अभी इसको हम डुप्लीकेट कंटेंट नहीं बोलेंगे। अभी इस चीज को आप भूल जाओ कि हमने कहीं से कंटेंट उठाया है या कॉपी पेस्ट किया, एनीथिंग। यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब ये होगा कि जैसे कोई, लेट सपोज एक टी शर्ट है, हम ऑनलाइन स्टोर के टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। एक टी शर्ट है तो वो मल्टीपल कलर में हो सकती है, राइट। एक टी शर्ट है, मान के चलो लार्ज साइज की,
और वो मल्टीपल कलर में है, तो क्या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बदल जाएगा? नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि टी शर्ट तो सेम ही है, सिर्फ कलर ही तो चेंज है, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं बदलेगा। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को गूगल पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ जस्ट वेट। मैं मिंत्रा पे गया। अब मैं यहां से कोई टी शर्ट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मल्टीपल कलर में अवेलेबल है ना? ये यहाँ पे आप देखोगे ये मल्टीपल कलर में अवेलेबल है। टी शर्ट सेम ही है, लेकिन कलर इसके अलग अलग है, साइज इसकी अलग अलग है, राइट? अब इसमें देखो आप, मैं अगर कलर कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूं, मैं लेट सपोज ये कलर सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ यूआरएल चेंज हुआ है बस, बाकी कंटेंट और सारी चीजें सेम ही है, राइट? आप देखोगे कंटेंट और सारी चीजें सेम ही है। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? गूगल इसको डुप्लीकेट समझेगा। गूगल इसको क्या कंसिडर करेगा? डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि भाई दो पेज पे आपके सेम कंटेंट यूज हो रहे हैं। आपका एक पेज ये है, ठीक है, इस पे रेड कलर की टी शर्ट है, एक ये है, इस पे ग्रीन कलर की टी शर्ट है, राइट? कंटेंट्स दोनों पे सेम ही है, तो गूगल को ये थोड़ी ना पता है कि कौन सी रेड है कौन सी ग्रीन है। वो तो कंटेंट को देखेगा, तो कंटेंट दोनों पे सेम ही है, बस टी शर्ट का कलर ही चेंज है। तो इसकी वजह से ये दोनों पेज क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो इसको हम हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैनोनिकल टैग, राइट? कैनोनिकल टैग क्या होता है? बेसिकली कैनोनिकल टैग में हम क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि जो दो पेजेस हैं, दोनों पेजेस पे, या दो से ज्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, वो 100 पेज हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, है ना? और ये सारी चीजें, अब आप जैसे जाओगे फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है? तो जैसे लेट सपोज दो पेजेस हैं, दोनों पे सेम कंटेंट है, बस प्रोडक्ट का कलर चेंज है या साइज चेंज है या कोई वेरिएशन जो है वो चेंज है। तो इन दैट केस क्या होगा कि हम यहाँ पे कैनोनिकल टैग का यूज करेंगे, और उससे गूगल समझ जाएगा कि ये जो है एक ही प्रोडक्ट है, बस कुछ वेरिएशन में या कुछ चीजों में डिफरेंस है, दैट्स इट। तो वो क्या करेगा, उनमें से जो बेस्ट पेज होगा या जो आपको शो करना होगा सर्च इंजन में, दो में से एक ही पेज शो हो सकते हैं सर्च इंजन में, ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपका ग्रीन वाला भी शो होगा, ब्लू वाला भी शो होगा, रेड वाला भी शो होगा। तो उनमें से आप जो गूगल को बताओगे कि मुझे जो है सर्च इंजन में रेड वाला शो करवा दो या इंडेक्स करवा दो, अब रेड पे आया कोई, अब उसका ब्लू दिखा कि उसको ब्लू लेना है, उसका मन हो गया, तो सेम पेज से वो ब्लू पे जा सकता है, ग्रीन पे जा सकता है, मल्टीपल कलर पे जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा भाई, हम सेम पेज से मल्टीपल कलर पे जा सकते हैं, राइट? हमने यहाँ पे तो कुछ और देख के क्लिक किया था, राइट? तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। और वर्डप्रेस में सबसे अच्छी बात यह है कि रैंक मैथ का जो प्रो है, वो ये चीज अपने आप ही सेटअप कर देता है। आपको सिर्फ मैनुअली यहाँ पे कुछ कोड या मैनुअली कोई कोड इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगेन एक ये मेजर पार्ट है, देखो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ है, कई रीजन हो सकते हैं साइट स्पीड आपकी स्लो है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। लेट सपोज आपकी होस्टिंग ठीक नहीं है, यानी कि सर्वर ठीक नहीं है, कोई सस्ता सा सर्वर है, या जिसकी बैंडविड्थ या कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है। अब जैसे कोई 1 GB का आप 1 GB या 2 GB रैम का आप लैपटॉप लो या सिस्टम लो, तो देखो बहुत स्टक करेगा वो, राइट? तो ऐसे जब आप शेयर्ड सर्वर लेते हो, तो शेयर्ड सर्वर में क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो 1000 लोगों के बीच में शेयर्ड होते हैं, आपका अकेले का रिसोर्स नहीं होता उसमें, राइट?
तो क्या हुआ, किसी के साइट पे अगर ट्रैफिक ज्यादा आ गई, किसी के भी साइट पे, तो आपकी भी साइट क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ा रीजन क्या हो जाता है, आपका सर्वर या होस्टिंग। अगर होस्टिंग आपके पास सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे, पेज स्पीड इंप्रूव नहीं होगी, और ये नेगेटिव साइन है। उसके बाद हैवी मीडिया, आपने फोटो कोई अपलोड की या कोई इमेज अपलोड की 2 GB की, 2 GB, वीडियो आपने कोई अपलोड कर दी वहां पे 10 GB की। इवन वीडियो डायरेक्टली कभी अपलोड करना चाहिए नहीं, कितना भी हैवी सर्वर हो आपका, कभी डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए। उसको हमें स्टोर करके वीडियो को हम प्ले करवा सकते हैं। आप स्टोर कर सकते हो, लाइक कहीं पे भी, यूट्यूब पे, वाइमो पे, या अदर थर्ड पार्टी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप फ्री में अपने वीडियो को होस्ट कर सकते हो, राइट। तो अपने रिसोर्सेज को क्यों ब्लॉक करना है, आप डायरेक्ट ऐसे हैवी फोटोज आप डाल दोगे तो आपके रिसोर्सेज उसमें बहुत ज्यादा लगेंगे, और इन दैट केस आपकी जो साइट है वो सुपर स्लो हो जाएगी। तो हैवी मीडिया भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई फोटो यूज करते हैं, कोई इमेज यूज करते हैं, तो उसको हम कंप्रेस करते हैं। आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन, आपको बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाएंगे फ्री, जहां से जाके आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन इमेज को कंप्रेस करोगे तो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब नहीं होती उसकी, बहुत ही 10 to 15% का एक माइनर इफेक्ट आता है उस पर, और इस इतना कोई दिक्कत नहीं है, इजिली हैंडल हो जाता है, इतना समझ में भी नहीं आता लोगों को इतना। तो ठीक है, नॉर्मली आप अगर आप देखोगे तो समझ नहीं पाओगे आप। और उसके बाद एक सीडीएन होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन क्या होता है, एक तरीके से ये पेड होता है, और हम लोग नहीं यूज करते हैं वैसे। नहीं यूज करने का रीजन ये है कि कॉस्टली भी पड़ता है, और कॉस्टली इन द सेंस कि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं इनको, या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो यूज करते हैं। तो सीडीएन में क्या होता है कि लेट सपोज आपने देखा होगा, गूगल क्या कभी डाउन जाता है, बहुत ही रेयर। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट डाउन हुआ था तो क्या हुआ था, एयरपोर्ट तक जो है वो बंद पड़ गए थे, फ्लाइट्स जो है टेक ऑफ नहीं कर पा रही थी। और जबकि इनका जो आउटरीच रहा है वो अराउंड 2-3 घंटे का रहा है, लेकिन 2-3 घंटे में बहुत नुकसान हो गया। कई जो है स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए थे काम करने। तो रीजन क्या है, देखो, गूगल और ये सारे, जल्दी इनकी वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं, वो तो सॉफ्टवेयर उनका डाउन गया था, तो मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सीडीएन का क्या होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट है, मान के चलो गूगल, तो वो क्या करेगा, गूगल की एक कॉपी बना के अपने सर्वर पे स्टोर कर लेगा, एक वर्चुअल सर्वर पे स्टोर कर लेगा। अब यूजर आ रहे हैं आपकी साइट पे, राइट। अब जैसे आपकी साइट, मान के चलो सर्वर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, ये 24 आवर्स में, या आपका जो कस्टम टाइम सेट रहेगा उस टाइम पे ये बैकअप लेता रहेगा रेगुलर, यहाँ से डिटेल्स चेक कर करके अपडेट करता रहेगा, अपने पास एक बैकअप में रखेगा आपकी पूरी साइट। तो इनकेस जैसे किसी वजह से आपका सर्वर डाउन चला गया, तो ये क्या करेगा, यूजर्स को अपने पास बुला लेगा, राइट। अब आपका यहाँ पे ऐप हो गया, यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट डाउन गई है। आपको पता चलेगा, सिर्फ आपको और आपकी टीम को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट अभी नहीं चल रही है, वेबसाइट डाउन चली गई है, राइट। लेकिन यूजर्स को पता नहीं चलेगा, वो रेगुलर, जैसे रेगुलर वेबसाइट यूज होती है वैसे वो वेबसाइट यूज करेंगे। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है, कैसा बिजनेस है, उसका अप रहना कितना जरूरी है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, सीडीएन का यूज होता है। देख लेना इसको आप, सीडीएन जो है ना वो नोट डाउन कर लेना। चलो, हमारा ये खत्म हो गया। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले वो बता दे रहा हूँ आपको।
फर्स्ट, अभी तक जो हमने एसईओ में पढ़ा है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट प्लानिंग। अब देखो आपको ना एक ब्रेन मैपिंग कर लेनी है। कीवर्ड रिसर्च इन द सेंस, हमने कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमें इंटेंशन पता चलेगा, भाई इंटेंशन पता चलेगा तभी तो हम कंटेंट प्लान करेंगे। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड का इंटेंशन क्या है, अगर यूजर सर्च कर रहे हैं तो किस रीजन से सर्च कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए। फिर उसके बाद कंटेंट प्लानिंग, फिर आता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और इसके बाद टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। पॉइंट्स में से ब्रेक डाउन कर लो इसको। फिर उसके बाद ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब ऑफ पेज में आपके क्या आ जाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग, देखेंगे हम इन सब चीजों को। लिंक बिल्डिंग में और आपके आ जाते हैं डायरेक्टरी सबमिशंस, फोरम, कम्युनिटी, सोशल सिग्नल, राइट, ये सारे हैं। अब फिर इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस में। ई कॉमर्स के लिए हमें कैसे करना है, लोकल एसईओ हमें कैसे करना है। अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें सेल करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। लोकल में क्या होता है कि हमें लोकली कस्टमर्स को रीच करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, राइट। इसी तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। तो ये आपके पॉइंट ब्रेक डाउन हैं कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, और पॉसिबली क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में इनमें से। तो ये पॉइंट्स आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। एक प्लगइन हम लोग यूज करने वाले हैं रैंक मैथ, ठीक है। सेटअप कैसे करना है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। तो देखो जब भी हम ऑन पेज, देखो कीवर्ड रिसर्च हमें पता है, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं हमें पता है। हमने कीवर्ड प्लानर का यूज किया, इसके अलावा अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जो भी क्वेरीज होगी लास्ट में देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने कीवर्ड प्लानर का यूज किया, रेडॉप का यूज किया, और अदर टूल्स हैं लाइक उबर सजेस्ट, उसका हमने यूज किया, ठीक है। उसका यूज करके हमने एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स तैयार किए। अब उसके बाद क्या होता है, कीवर्ड के बाद आता है इंटेंशन, कि हमें इंटेंशन समझना है उस कीवर्ड का। अब देखो हमारे पास एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग। ठीक है, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, हमारे पास कीवर्ड ये है। अब अगर इसका इंटेंशन देखोगे तो इंटेंशन क्या है, यूजर इसको इसलिए सर्च कर रहा है बिकॉज ऑफ उसको जानना है, समझना है कि ब्लॉगिंग से वो पैसे कैसे कमा सकता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इंटेंशन हमें समझ में आ गया कि जो यूजर है उसको पैसे कमाने हैं, किससे, ब्लॉगिंग से। तो हमें उसके तरीके बताने हैं।
तो फर्स्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे सेम कीवर्ड आपको सर्च करना है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, राइट। तो हमें सर्च करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो एक गूगल की वेबसाइट आ रही है, एडसेंस। एडसेंस का एक आर्टिकल है जिसमें ये कंप्लीटली बताया गया है कि ब्लॉगिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हो एडसेंस के थ्रू। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी नेटवर्क होता है जो एडवर्टाइजर्स को और पब्लिशर को कनेक्ट करता है। गूगल का खुद का ही प्लेटफॉर्म है। तो क्या होता है कि जब आपके पास ब्लॉग होता है कोई और आप उस पर जो है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डालते हो, आप एडसेंस अप्रूवल आपको मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप अपने ब्लॉग पे एड शो कर सकते हो, और जब कोई यूजर आता है उस एड को देखता है या उस पर क्लिक करता है या उससे इंटरेक्ट करता है, तो उसको उसका जो है एक परसेंटेज होता है, 65-68%, वो आपको उसका रेवेन्यू शेयर होता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है। तो आपको इंटेंशन यहां से देखना है, इंटेंशन समझना है। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कंटेंट की प्लानिंग करनी है। कंटेंट की प्लानिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपका एक इंट्रो। अब आपको देखना है, देखो ये एक बस एग्जाम्पल आर्टिकल है ना। टोटल 989 वर्ड्स का वर्ड काउंट आपको इसमें कहाँ पता चलता है, वर्डप्रेस में यहां पता चलता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, एंड में आओगे, आर्टिकल के एंड में आओगे, यहाँ पे आपको वर्ड काउंट पता चलेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल, हमें इंट्रोडक्शन मान के चलो, हमें एक बेसिकली 1000 to 1200 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन हमने क्या किया, 100 टू, इंट्रोडक्शन हमने क्या किया, 100 to 200 वर्ड्स, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि कैसे आप पैसे बना सकते हो ब्लॉगिंग से। तो हमने जो थे टॉप 10 वेज बता दिए, टॉप 10 वेज, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग, है ना। उसके बाद एडसेंस, पेड प्रमोशन। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना है, 10 अच्छी अच्छी लिस्ट तैयार कर लेनी है। अब हर लिस्ट में आपको क्या करना है कि 100 to 150 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन रखना है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में आपने 100 वर्ड्स का लिख दिया, एडसेंस में आपने 100, पेड प्रमोशन में आपने 100। अब ऐसे ऐसे करके आपने 10 कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर फाइनल आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने क्या किया, अगेन 100 to 200 वर्ड्स का कर लिया। अब टोटल आप ऐड कर लो, 1K वर्ड्स का तो आपका ये मेन कंटेंट हो गया। उसके बाद 100 आप इसको ऐड कर लो, 100 आप इसको ऐड कर लो, मतलब टोटल 1200 वर्ड का आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करके, अब आप सोचोगे कि इस टॉपिक पे 1200 वर्ड का कंटेंट लिखना है, कैसे आप लिखोगे? तो अगर जब तक आप इसको ब्रेक डाउन नहीं करोगे क्वालिटी वाइज, आप देखो कि यूजर की जो डिमांड है वो क्या है। पहली चीज, यूजर की जो डिमांड है वो क्या है। तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ यूजर की या रीडर की जो डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को ब्रेक डाउन करके, उसको, उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके आप एक क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमने कंटेंट रेडी कर लिया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक बार मैंने बताया है।
तो जब भी आप गूगल में सर्च करते हो, कोई भी क्वेरी आप गूगल में सर्च करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, देयर आर सेवरल वेज टू मोनेटाइज अ ब्लॉग, डिस्कवर डिफरेंट ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल एंड पॉपुलर स्ट्रेटेजीज टू मेक मनी फ्रॉम योर ब्लॉग। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो इसी टाइटल को हम बोलते हैं मेटा टाइटल, और इसी डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, है ना। ये क्या है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही डिसाइड करता है कि कोई आपके रिजल्ट पे क्लिक करेगा या नहीं क्लिक करेगा, है ना। ये चीज आप ध्यान से देखो इस चीज को, कि जो भी चीजें हैं ना वो डिसाइडेड कहाँ हो रही है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से। वो कैसे, वो ऐसे कि यहीं से कंप्लीट सेंस निकल जाता है कि क्या मिलने वाला है यूजर को अंदर, इस आर्टिकल में यूजर को क्या मिलने वाला है, यहीं से सेंस निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करना होता है, हमें इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर हमने इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो फिर इशू है। क्यों, क्योंकि विजिटर नीचे मूव कर जाएगा, उसके पास भाई और भी तो रिजल्ट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल आपका ही आ रहा है बस, उसके पास और भी ऑप्शन है। और जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो आपको अपनी यूएसपी वहां पे एक बार प्रेजेंट करनी पड़ती है कि हम अलग हैं सबसे, हमारे पास आओ। राइट, तो यही होता है आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको वर्डप्रेस में कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो है कहाँ से हम चेक करते हैं, कहाँ से ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देखो, हमने कंटेंट भी लिख लिया, कंटेंट को ब्रेक डाउन किया, कंटेंट को अच्छे से लिख लिया। एक कंटेंट में आपको अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 1000 वर्ड के आर्टिकल में एक जो नॉर्मल, वो डिपेंड करता है कि आप कितने इमेजेस आप यूज करना चाहते हो, बट जो नॉर्मल इमेजेस होते हैं वो 3 to 4 इमेजेस। ठीक है, 1000 वर्ड के आर्टिकल में। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है और ज्यादा इमेजेस यूज करने से आर्टिकल और अच्छा हो रहा है, ज्यादा समझ में आएगा, या उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, ओवरऑल आर्टिकल की क्वालिटी बढ़ रही है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब सेकेंडरी हमें देखना है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हम आ जाते हैं रैंक मैथ एसईओ पे। आप यहां पे देखोगे रैंक मैथ एसईओ, तो यहां से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे जनरल हो गया, एडवांस, स्कीमा, सोशल। तो सबसे पहले हम आएंगे जनरल पे, तो जनरल पे ये बाय डिफॉल्ट रहता ही है, आना नहीं है आपको। हम जाएंगे एडिट स्निप्ट पे। जब आप जाओगे एडिट स्निप्ट पे तो देखो यहाँ पे आपको ये टाइटल जो दिखा रहा है, टाइटल जो है ये मेटा टाइटल है, और डिस्क्रिप्शन जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब टाइटल में आपको क्लियरली ये चीज विजिबल होनी चाहिए कि लाइक हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, राइट। तो यहाँ पे आप टाइटल में देखो 10 वेज अबाउट हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग इन 2024, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐसे ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, ये चीजें ऐसी हैं कि आपको बहुत ही तरीके से लिखना पड़ेगा, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब मेरा कीवर्ड भी आ रहा है, अगर आप देखोगे मेक, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, कीवर्ड आ रहा है ना यहाँ पे। तो आपको ऐसा करना है कि आपका कीवर्ड भी विजिबल हो उसमें, और कंप्लीट सेंस भी निकल जाए कि आर्टिकल के अंदर क्या मिलने वाला है यूजर को। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लिक जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे सर्च इंजन से, और रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। तो इस वजह से हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना होता है। अब ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको इसमें सेव का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये चीज देखना है। यहाँ पे आपने चेंज किया और उसके बाद देखो परमालिंक जो है उसको, परमालिंक को ऐसे एज इट इज रहने देना है, और आपने जैसे चेंज किया उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे सेव का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है और फोकस कीवर्ड का।
तो फोकस कीवर्ड पे आप देखोगे तो फोकस कीवर्ड पे क्या होता है कि यहाँ पे बता देता है आपको कि आपका जो एक तरीके से एसईओ स्कोर है वो क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा एसईओ स्कोर 79 दिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ अगर आपका एसईओ स्कोर 80 प्लस है तो बहुत अच्छा है, राइट। बट क्या होता है कि समटाइम्स आपको ये इन चीजों पे नहीं ध्यान देना, इन स्कोर पे नहीं ध्यान देना, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इन स्कोर के चक्कर में पढ़ोगे तो इशू होगा। आपको आर्टिकल को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है। ओवर ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है, मैं पूरे आर्टिकल में मैंने भर दिया हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, यही कीवर्ड मैंने पूरे आर्टिकल में भर दिया। अभी देखो, मैं अगर ये कीवर्ड पूरे आर्टिकल में अपने भर देता हूं तो अभी ये ग्रीन हो जाएगा, ये 80 प्लस हो जाएगा। इसको हमारा कीवर्ड कौन सा है, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग, राइट। ये हमारा कीवर्ड है। तो देखो मैं आर्टिकल के एंड में चलता हूं यहाँ पे, और ये कीवर्ड मैं 5 6 7 8 9 10 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया विदाउट एनी सेंस। देखो कोई सेंस निकलता है इसका, कोई सेंस नहीं है। इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ये गलत प्रैक्टिस है, आपको ये प्रैक्टिस कभी अप्लाई करनी ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इन्होंने ग्रीन कर दिया, सारा कुछ इंक्रीज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओवर ऑप्टिमाइज्ड। हमने बिना सर पैर के कीवर्ड को जबरदस्ती घुसेड़ दिया है। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है, और जो अभी गूगल की लास्ट अपडेट थी एचसीयू की, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, तो उसमें क्लियरली ये चीज पता चल रही है कि भाई आपको सर्च इंजन के लिए कंटेंट नहीं बनाना है, आपको कंटेंट जो बनाना है वो यूजर्स के लिए बनाना है। और यहाँ पे आप देखोगे कौन सा हेल्पफुल है, ये वाला पैराग्राफ यूजर के लिए। लेकिन इसको ऐड करने से रैंक मैथ की एआई को लग रहा है कि ये अब अच्छा ऑप्टिमाइज हो गया। तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन ब्रेन लगाना है, ब्लाइंडली हमें नंबर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो इसके नंबर्स हैं, इस पे ट्रस्ट नहीं करना है कि 84 हो गया, हम 100 लेके जाते हैं, 100 लेके जाते ही जो है वो रैंक हो जाएगा अच्छे से, नहीं। आपको सिंपल नॉर्मल आर्टिकल रखना है, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर देना है। ट्राई करना है जो आपका कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूडेड रहे, और ऐसे भी नहीं कि जबरदस्ती आपने इंक्लूड कर दिया। उसको इंक्लूड ऐसे करना है कि उस कंप्लीट पूरे पैराग्राफ का एक अच्छी मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी जबरदस्ती कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसा अभी मैंने 8 to 10 टाइम्स मैंने जो है पेस्ट किया सेम कीवर्ड और ग्रीन हो गया, यू आर गुड टू गो, अब आपकी रैंकिंग आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखो ये रैंक मैथ एक थर्ड पार्टी टूल है जो एसईओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, और नो डाउट टेक्निकल एसईओ के लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा है। बट ब्लाइंडली किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी टूल पे ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना है, हमें अपने कॉमन ब्रेन का यूज करना है। बिकॉज ऑफ अगर आप ब्लाइंडली किसी चीज पे ट्रस्ट करोगे तो फिर वो आप एंड अप करोगे फेलियर के साथ। तो ये हमारा हो गया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और एक तरीके से ऑन पेज। अब देखो एक दूसरी चीज आती है अल्ट टैग या अल्ट टेक्स्ट। ये हम कहां से ऑप्टिमाइज करते हैं, ये इमेजेस के लिए होता है। तो ये हम कहां से ऑप्टिमाइज करते हैं, देखो जैसे ये इमेज है, इस पे हमने क्लिक किया, और ये एडिट वाला आइकन है, इस पे हमने क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का, है ना। तो ये आपका होता है अल्ट टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार स्कीमा क्या होता है। तो इसको समझेंगे हम लोग, स्कीमा समझेंगे, बट अभी एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं स्कीमा। देखो स्कीमा होता है या आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है। इससे क्या होता है आपका,
कि आप गूगल को ये बता रहे होते हो पर्टिकुलर पेज के बारे में। अब जैसे कोई हमारे पास मान के चलो ये ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का पेज है ये, लाइक ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट का पेज है, हमने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का स्कीमा ऐड करना है। देखो ये आर्टिकल है वैसे, लेकिन मैंने ऐड किया हुआ था, तो आपको जो है प्रोडक्ट का स्कीमा आपने ऐड कर दिया। तो जब आप प्रोडक्ट का स्कीमा ऐड कर दोगे, तो जब क्रॉलर आएगा तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो पेज है ये पेज प्रोडक्ट के बारे में है, और वहां से स्कीमा में ही उसको प्रोडक्ट की डिटेल्स भी मिल जाएगी, उसको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अब जब प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी तो फिर आगे वो प्रोसेस अच्छे से कर पाएगा, इंडेक्स जल्दी होगा, रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस अच्छे हैं, राइट। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ एक स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा से हो जाती हैं। अब स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा हम यूज क्यों करते हैं, अगर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में कि हम करते क्यों हैं यूज, तो हम किसी भी पेज को या पोस्ट को, किसी भी चीज को गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे से समझ लें, उसके लिए हम एक एडिशनल डेटा देते हैं उनको, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए और वो उसी अकॉर्डिंग उस पेज को प्रोसेस कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रोडक्ट के स्कीमा में जाएंगे तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे टाइटल ले लिया है अपने आप, एसईओ टाइटल, रिव्यू लोकेशन कहाँ पे है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखोगे आप, डिस्क्रिप्शन, एसकेयू, ब्रांड नेम, प्राइस, रेटिंग, ये सारी चीजें देखो। अब ये सारी चीजें यहाँ पे आपने कर दी, तो इससे क्या होता है, इससे सिंपल क्या करेगा, जो गूगल का क्रॉलर है यहीं से डिटेल्स उठा लेगा स्कीमा से ही, है ना, उसको सारी डिटेल्स क्लियरली मिल जाएंगी कि ये प्रोडक्ट है, फिर ये प्रोडक्ट है तो ब्रांड कौन सा है, प्राइस कौन सी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑफर कोई चल रहा है कि नहीं, लोकेशन, स्टोर नेम, ये सारी चीजें उसको मिल जाती है पहले से ही। तो इससे क्या होता है, वो अच्छे से प्रोसेस करके बहुत ही एक आपको क्विक इंडेक्स, और कहाँ पे विजिबल करना है। तो गूगल के लिए ये जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, गूगल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट विजिबल कहाँ होगा, किस जगह पे होगा। और रीजन यही है कि देखो, गूगल भी ये चाहता है कि अपने यूजर्स को, जो आते हैं उसके यूजर्स हैं गूगल के, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके प्रोडक्ट को उस जगह पे शो करे जहां पे यूजर्स आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, वो खुद आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, बट स्टिल आपको क्या करना है कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से देनी है। अगर आपने इंफॉर्मेशन अच्छे से दिया, सारी चीजें अच्छे से रखी, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रमोट करेगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। एक बार इसको रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा जो पीडीएफ है वो मैं करवा दूंगा अपलोड। अब इसके अलावा अगर आप लोगों की अभी कोई क्वेरी है तो अभी आप पूछ सकते हो, आज की क्लास या जो प्रीवियस एक दो क्लासेस हुई उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो।
Bhavin, actually, there is no concept of paid SEO. SEO is a kind of organic term. Organic in the sense, like Facebook ad is paid, right? Google ad is paid, where you have to pay for results. Paid, it's not paid SEO, it's SEO. और बेसिकली ऑर्गेनिक टर्म ये होता है कि आप इसमें पैसे नहीं दे रहे होते अकॉर्डिंग टू गूगल। जैसे आप किसी को सर्विस आउटसोर्स करते हो, लेट सपोज आप अपने अपनी वेबसाइट की एसईओ की सर्विस किसी को आउटसोर्स कर रहे हो, इन दैट केस आप उसको पे कर रहे हो, तो वो बात अलग की है। बट स्टिल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि पेड लाइक आपको गूगल को पे करना है रैंकिंग के लिए और समथिंग लाइक दैट। हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बैकलिंक के लिए और कुछ अलग अलग चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट इसको हम पेड में कंसीडर नहीं करते। इसमें क्या होता है कि आप एक बार अगर अच्छे से आपने स्ट्रेटेजी बना के काम किया तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है और क्वालिटी रिजल्ट मिलता है। मोहिनी मैं एक बार चेक करवा लूंगा। लो, तो सिम जब भी आप एक बटन क्रिएट करते हो, जब भी आप एक बटन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको यूआरएल पुट करना पड़ता है। जहां पे भी ये बटन कॉल टू एक्शन जो है आपका, जो भी सीटीए होगा, तो जहां पे ये रिडायरेक्ट होगा उसका यूआरएल आपको लिंक यहाँ पे एंटर करना होता है। तो अगर आपने वो एंटर नहीं किया है तो ये काम नहीं करेगा फिर। ओके, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो, जब आप कंफिगर करते हो पेजेस को इन ई कॉमर्स, अभी मेरे पास सारे ई कॉमर्स है नहीं। देखो ई कॉमर्स, देखो ई कॉमर्स की सेटिंग में ना पेजेस का ऑप्शन आता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वहां से जाके आपको पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो ई कॉमर्स बाय डिफॉल्ट कुछ पेजेस ओपन कर क्रिएट कर लेता है।
जैसे एड टू कार्ट का, चेकआउट का, इन सब का जो है पेज वो क्रिएट कर लेता है। देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, बाकी आप देख लेना एक बार। मैंने प्रीवियसली भी एक क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ था। अगर आप उन पेजेस में से कोई भी पेज आप डिलीट कर देते हो, तो एड टू कार्ट या ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, आप सेटिंग में आओगे। यहाँ से आपको फर्स्ट जो साइट विजिबिलिटी है, ठीक है, साइट विजिबिलिटी में आपको लाइव करना पड़ेगा एक। यहाँ से आपको ये लाइव सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद जो है लेट मी चेक द पेज ऑप्शन। फर्स्ट तो आपका ये शॉप पेज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। कौन से पेज पे रहेगा आपका शॉप पेज? अब देखो, इसने अपने आप कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, ये सारे पेज इसने अपने आप क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने उन पेजेस को डिलीट कर दिया है, तो फिर आपको वो पेजेस अगेन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, और क्रिएट करने के बाद उसको सेटअप करना पड़ेगा, तभी जाके फिर वो अगेन रिस्टोर होगा, राइट। तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपका जो एड टू कार्ट या है वो पेजेस एग्जिस्ट करते हैं और सेटअप है कि नहीं है। देखो, आप जैसे कार्ट पेज है, तो कार्ट पेज में आप देखोगे एक टैग आएगा कार्ट पेज। चेकआउट पेज पे एक टैग आएगा चेकआउट पेज। दैट मीन्स कि ये कॉन्फ़िगर्ड है। माई अकाउंट पे एक टैग आएगा माई अकाउंट पेज, राइट। दैट मीन्स ये कॉन्फ़िगर्ड है सारे पेजेस। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको रीसेट करने की जरूरत है, उसके बाद ही वो फिक्स होगा। एक बार देख लेना, बाकी अगर नहीं होगा तो आप फिर बैच कोऑर्डिनेटर को अपने शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।